उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और चलिए बात कर लेते हैं देवभूमि की खबरों की भी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई पहुंच चुके हैं। सीएम धामी आज चेन्नई के ताज कोरोमंडल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो भी करेंगे और देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को गुजरात में भी रोड शो करेंगे। देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को होने वाले समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई पहुंच चुके हैं और आज रोड शो होने वाला है। इस रोड शो के जरिए ही दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए एमओयू भी साइन किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड में आज लोग अपना निवेश बढ़ाएं, काम बढ़ाएं, उसके लिए हम लोगों से यहाँ पर संवाद करने के लिए सबके बीच में आए हैं, सबसे मिलने आए हैं। और उत्तराखंड जिस तरह से आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हैं, रोड्स, रेल, रोपवे, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने उत्तराखंड के अंदर बनाया है और बहुत सारी पॉलिसीज उसको भी हमने अमेंडमेंट भी किया है, न्यू पॉलिसी भी लाए हैं और पुरानी जो पॉलिसी हैं उनको लिबरल भी हमने किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई पहुंच चुके हैं और देखिए इन्वेस्टर समिट के लिए देखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और आज चेन्नई भी पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही जो लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से वो 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो पूरा ये खाका तैयार किया गया है इन्वेस्टर समिट के लिए और सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य भी रखा गया है और धीरे धीरे करके सीएम पुष्कर सिंह धामी उस लक्ष्य की तरफ भी पहुंच रहे हैं। लेकिन आज चेन्नई में जो रोड शो होने वाला है वो काफी भव्य होने वाला है और साथ ही दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर वो निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे। बिल्कुल चांदी, लगभग 40 दिन का वक्त अब बचा है इन्वेस्टर समिट में। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो लंदन का दौरा वो करके आ चुके हैं। इसके अलावा दुबई, आबू धाबी का दौरा उन्होंने किया है। लगभग 55,000 करोड़ के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में रोड शो हो चुका है। वहां पर अलग अलग कारोबारियों से मुख्यमंत्री 2 राउंड बैठक कर चुके हैं। आज चेन्नई में है, इसका बैंगलोर, इसका अहमदाबाद और फिर मुंबई। इन बड़े शहरों में, महानगरों में या दूसरे वो शहर जो आईटी या दूसरे सेक्टर्स में काफी आगे बढ़े हैं, वहां पर से मुख्यमंत्री कारोबारियों से बातचीत करने वाले हैं। किस तरीके से निवेश यहां पर आ सकता है उत्तराखंड में, इन राज्यों में जिन प्रोडक्ट्स पे या जिस कारोबार में वो बेहतर कर रहे हैं उस कारोबार को क्या उत्तराखंड से कनेक्ट किया जा सकता है। तो आज चेन्नई में, जहां पर और हर दौरे में खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के एक मिनिस्टर को लेकर भी गए। दुबई दौरे में धन सिंह रावत उनके साथ थे, आज के दौरे में सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा, इसके बाद बैंगलोर में रेखा आर्य उनके साथ रहेंगी, मुंबई और अहमदाबाद में सुबोध उनियाल और प्रेमचंद अग्रवाल उनके साथ रहेंगे। तो पूरी सरकार को मुख्यमंत्री यहां पर अपने साथ प्रेजेंट कर रहे हैं कि उत्तराखंड किन किन सेक्टर्स में काम कर सकता है। तो चाहे विदेश में जो सेक्टर हो वहां पे हो या फिर राज्यों में जो राज्य अलग अलग सेक्टर में बेहतर काम कर रहे हैं, वहां से कैसे उत्तराखंड को कनेक्ट किया जाए, वहां से कैसे इन्वेस्टमेंट यहां पर लाई जाए। तो चाहे वो सेक्रेटरीज की टीम हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री की कोशिश यह है कि 8 और 9 दिसंबर को जो समिट उत्तराखंड में हो, उस समिट में कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट निकल कर आए। चांदी, बिल्कुल। और दीपांकर, देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। हालांकि देखा जा रहा है रोजगार को लेकर, जो पलायन के कई ऐसे मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार देखा जा रहा है ताकि इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और जो समस्याएं हैं देवभूमि की उसे भी दूर किया जा सके, इस पर भी पूरा फोकस है। बिल्कुल, क्योंकि साल 2025 में उत्तराखंड 25 साल का होगा और 25 साल में एक स्टेट किसी एक स्टेटस तक पहुंचे, एक किसी उसका एक स्टेप हो जहां पर वो मुकाम हासिल करे। लेकिन उत्तराखंड में चुनौती इस बात की रही है पिछले 22-23 सालों में कि आप युवाओं को रोजगार कितना दे पाए, आप पलायन को रोक पाए या नहीं रोक पाए, आप एक राज्य को एस्टेब्लिश कर पाए या नहीं कर पाए, और किस गवर्नमेंट के हाथ में क्या था और उसने क्या किया। तो ये एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर युवाओं को आप कितना जो भी रोजगार दे पाते हैं, क्योंकि इस राज्य के में चैलेंज इस वक्त यह है कि आपको बेरोजगारी से यहां पर एक बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी के बीच में अगर आप रोजगार दे पाते हैं
हैं। सरकारी नौकरियां बहुत लिमिटेड है, ये हर सरकार में बयान होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप निवेश यहां पर लाते हैं, इंडस्ट्री यहां पर आती है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो उससे कितना रोजगार आप दे पाते हैं, उससे कितना पलायन यहां पर रुकेगा, ये सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने है। तो पुष्कर सिंह धामी यही भरोसा बार बार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे रोजगार भी मिलेगा, उससे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा, साथ साथ इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे कहीं ना कहीं फायदा राज्य में हर तरीके से होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज जरूर यहां पर गवर्नमेंट के लिए है। जी बिल्कुल, और यही देखने वाली बात होगी दीपांकर कि किस तरीके से इस पूरे लक्ष्य को पूरा किया जाता है, क्योंकि ये दिसंबर में इन्वेस्टर समिट जो होने वाला बेहद ही खास है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दीपांकर। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर नवंबर में केदारनाथ आ सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से ऐसा लगाव है कि वो खुद को उत्तराखंड से बाहर नहीं समझते हैं। पिथौरागढ़ दौरे में प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि मैं भी उत्तराखंडी हूं। यही कारण है कि वो उत्तराखंड आते रहते हैं। इस बार भी आएंगे तो हम सभी के लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने पिथौरागढ़ की जनसभा में कहा कि मैं भी उत्तराखंड से हूं, मैं भी उत्तराखंडी हूं। यानी कि उत्तराखंड के प्रति उनका कोई इस प्रकार का है कि जैसे वो कोई अपने आप को उत्तराखंड से बाहर का कभी उन्होंने नहीं समझा है। अपने आप को उत्तराखंडी समझते हैं, इसलिए हर वर्ष वो हमारे यहाँ धामों पर आते हैं, हर वर्ष उत्तराखंड आते हैं। तो इस बार भी आएंगे तो बड़ा हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति GTCI हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से उपराष्ट्रपति गंगोत्री जाएंगे। उसके बाद आज रात को उपराष्ट्रपति का देहरादून में ही रात्रि विश्राम है। फिर 27 अक्टूबर को बद्री केदार जाने का भी कार्यक्रम है। वहां पर उपराष्ट्रपति पूजा अर्चना करेंगे। 27 अक्टूबर को देहरादून के FRI में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 47 सालों से अटकी पड़ी हल्द्वानी की जमरानी बांध परियोजना को आखिरकार केंद्र ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि इससे हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का हल होगा। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। परियोजना पर कुल लागत जो है करीब 2584 करोड़ आएगी। इसमें 1500 करोड़ केंद्र सरकार से मिलेगी। बाकी धनराशि जो है यूपी और उत्तराखंड की सरकार देगी। गौला नदी पर बनने वाली परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, तो हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या भी दूर हो जाएगी। इससे 63 मिलियन यूनिट बिजली भी पैदा होगी। पड़ा हुआ था कई सालों से, जो आज मतलब पूरा हुआ है जाकर के। और इससे यहाँ पे सबसे पहले अभी थोड़ी देर 2-3 घंटे ही हो रहे हैं, लेकिन इतने लोगों के यहाँ पे आए हैं कि बेरोजगारी के सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी का जो आलम छाया पड़ा है, ये उसमें सफलता मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक और बड़ा तोहफा दिया है। 70 के दशक से लंबे जमरानी बांध परियोजना को आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर जमरानी बांध की बेसलाइन को बनना है। ये गौला नदी है, बिल्कुल कलकर करके बह रही है और ये पूरे के पूरे हल्द्वानी और तराई भाबर को पानी की सप्लाई करती है। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण जमरानी बांध को प्रस्तावित किया गया था यहाँ साल 1970 के दशक में। लेकिन तब से बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। कई सारी सरकारें आई, कई सारी सरकारें गई, कई सारे मंत्रियों ने प्रयास भी किए, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए बजट की मंजूरी दे दी है और बाकायदा एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई है कि जमरानी बांध कब बनेगा। ये जो वो जगह है जहां पर जमरानी बांध की बेसलाइन बननी है। बेसलाइन उस जगह को कहते हैं जहां पर एक तरह से पहली दीवार बनेगी जमरानी की, और यहां से फिर पानी भरता हुआ चला जाएगा और लगभग 10 किलोमीटर लंबी झील इस पे बननी है। बहुत बड़ा डूब क्षेत्र भी इसमें आना है, लेकिन हल्द्वानी की बड़ी आबादी को इसका फायदा पहुंचना है और साथ ही न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसका फायदा पहुंचना है, क्योंकि वहां पर भी सिंचाई की सप्लाई होनी है। उसके अलावा पेयजल की सप्लाई भी इससे होगी। शैलेश नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।
उत्तराखंड में मस्जिद, मदरसे, दरगाहों से जुड़ी जानकारी अब सूचना के अधिकार में मिल सकेगी। वक्फ बोर्ड को 6 महीने में इसका मैनुअल तैयार करना होगा। पिरान कलियर से जुड़े मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यह आदेश दिया है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, तो फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रुड़की की पिरान कलियर दरगाह में कितना फंड आता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? जब इससे जुड़ी जानकारी आरटीआई में मांगी गई तो दरगाह मैनेजमेंट ने ये कहते हुए जानकारी देने से ही इनकार कर दिया कि वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली प्रॉपर्टी धार्मिक मामलों से जुड़ी है। फिर मामला सूचना आयोग पहुंचा, जिस पर अब सूचना आयुक्त ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के आदेश के 15वें पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड को अपनी सभी संपत्तियों और संस्थाओं से जुड़ी जानकारी भी अब आरटीआई में देनी होगी। वहीं वक्फ बोर्ड को 6 महीने में इसके लिए मैनुअल तैयार करना होगा और नियंत्रण में चलने वाले मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इसके साथ वक्फ बोर्ड की जमीनों और संपत्ति की जानकारी भी आरटीआई में मांगी जा सकेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश को उम्मीद है कि पहली बार उत्तराखंड में आया ये फैसला जल्द पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली संस्थाओं पर लागू होगा। जी हाँ, फिलहाल ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड पर लागू हुआ है क्योंकि उत्तराखंड सूचना आयोग का आदेश है, लेकिन क्योंकि ये पहली बार ये ऑर्डर हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर पूरे भारत के लिए नज़ीर बनेगा और पूरे भारत में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं सभी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगी, जिसमें पारदर्शिता बहुत हो जाएगी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि वक्फ का मतलब क्या है और उत्तराखंड में कितनी प्रॉपर्टी और संस्था वक्फ में है। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है कि अल्लाह के नाम पर चल अचल संपत्ति दान करना। वहीं उत्तराखंड के 13 जिलों में वक्फ में कुल 5303 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जिनमें सबसे ज्यादा 1892 हरिद्वार जिले में, 1712 देहरादून में, 921 उधम सिंह नगर में, 451 नैनीताल में, 128 पौड़ी में, 53 अल्मोड़ा में और 59 प्रॉपर्टी चंपावत में। इन प्रॉपर्टी में पूरे राज्य में 1755 दुकानें, 1068 घर, 133 प्लॉट, 763 कब्रिस्तान, 705 मस्जिद, 96 मदरसे, 201 दरगाह और मजार और 69 ईदगाह शामिल हैं। साफ है कि अब इन सभी प्रॉपर्टी की जानकारी आरटीआई में मिलेगी, जिसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सही कदम बताया है। और मुझे लगता है एक बहुत सुंदर आदेश है कि सारे औकाफों से प्रॉपर सूचनाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए वक्फ बोर्ड भी, क्योंकि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा बोर्ड, सारी दरगाहें, सारे जो प्रॉपर्टीज हैं जो औकाफ में आती हैं, उनमें सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दरगाहें, मस्जिद, मदरसे और जमीनें मिलाकर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करीब 2500 प्रॉपर्टी है, जिन्हें अब आरटीआई में मांगने पर सूचना देनी होगी। फिलहाल इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह इसे लागू करने की बात दूसरे राज्य भी करेंगे। रुड़की से मनोज और कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून से खबर है, हरीश रावत यहां पर जॉली ग्रांट अस्पताल में एडमिट हुए हैं। मंगलवार की रात बाजपुर के पास हरीश रावत का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें खतरे से बाहर बताया था। अब हरीश रावत देहरादून पहुंचे हुए हैं तो उन्हें फिर दिक्कत हुई है और हरीश रावत देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती हुए हैं। यहां हरीश रावत की जांच की जा रही है। डॉक्टर हेमंत नौटियाल की निगरानी में जांच की जा रही है। कल हरीश रावत डिस्चार्ज हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस का हालचाल जाना है। तो सूर्यकांत धस्माना पहुंचे हुए थे। पूर्व सीएम हरीश रावत का हालचाल जानने के लिए उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण से जुड़े विधेयक के मामले में बनाई गई प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने का मामला गरमाया हुआ है। आखिर प्रवर समिति को क्यों मांगना पड़ा 2 महीने का और समय, आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के मामले में प्रवर समिति का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है, जिससे भले ही राज्य आंदोलनकारी नाराज हों, लेकिन सूत्रों की माने तो समिति इस विधेयक में आंदोलनकारियों के हित में कई बड़े परिवर्तन करने जा रही है। न्यूज 18 के हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक
विधेयक में राज्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित को आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई है, लेकिन समिति इसमें संशोधन कर सभी आश्रितों को इसका लाभ देने की बात कह रही है। आश्रितों में विधवा और तलाकशुदा बेटी को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि प्रस्तावित विधेयक में इसका जिक्र नहीं था। विधेयक में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन समिति इसमें लोक सेवा आयोग के अधीन होने वाली भर्तियों को भी शामिल करने जा रही है। विधेयक में उन लोगों को सरकारी सेवा में लेने की बात की जा रही है जिनका 2010 में सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट द्वारा आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण की इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। लैंग्वेज है या जो उसमें लिखा गया है उसको दोबारा से एक बार पढ़ के उसको इस तरह से करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आंदोलनकारियों को रिजर्वेशन मिल पाए। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर हमारी जो समिति बनी है वो निर्णय लेगी। थोड़ा इस बात का भी आक्रोश होगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, अभी तक हम लोग इसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार बहुत गंभीर है और उनको इतना भरोसा कम से कम औरों पर भी होना चाहिए, लेकिन मुझ पर तो होना ही चाहिए क्योंकि मैं वहां उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मेरे होते हुए आंदोलनकारियों का अहित हो नहीं सकता है। यानी कि देर भले ही हो जाए लेकिन विधेयक में कोई खामी न रहे, इसके लिए प्रवर समिति सभी कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, क्योंकि ऐसी ही कई खामियों के चलते 2010 में अचानक आरक्षण की इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और फिर 2015 में हरीश रावत सरकार जो विधेयक लेकर आई उसे भी 7 साल तक राजभवन में डंप कर दिया गया था। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील न प्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बुधवार को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए, जहां पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टिकट फाइनल करने को लेकर चर्चा हुई है। प्रीतम सिंह जल्द छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी जाएंगे, जहां पर अगले महीने 2 दौर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ में पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। लोकसभा चुनावों के ऐलान में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक समय से पहले ही टिकट के ऐलान की मांग करने लगे हैं। आखिर क्यों उठा रहे हैं कांग्रेस विधायक ये मांग, आप इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार 2 कार्यकाल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से दूर है। ऐसे में 2024 में वापसी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस विधायक पार्टी से जल्द टिकट के ऐलान की मांग कर रहे हैं, ताकि पार्टी और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जिताऊ माहौल तैयार किया जा सके। एक सीट के लिए तो कोई निर्णय नहीं हो सकता, वो तो पार्टी का जो हमारा सीईसी का निर्णय है जो ऊपर हाईकमान लेगा वो सबको मानना होगा, लेकिन अगर जल्दी टिकट घोषित होता है तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादातर कारगर सिद्ध होगा। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश तो एक कदम आगे निकलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात पर गंभीरता से मंथन कर रहा है ताकि प्रत्याशी को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। ये कांग्रेस पार्टी में जो मेरे को सूचना है हाईकमान में बात चल रही है, संजीदगी के साथ चल रही है। हम जो ये चुनाव 5 राज्यों के इसको निपटने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र से इशारा मिल जाएगा और लोग तैयारी में लग जाएंगे। दरअसल 2024 में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के लिए एक लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। बीजेपी पिथौरागढ़ में पीएम मोदी की रैली कराकर पहले ही माहौल तैयार करा चुकी है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों का सुझाव पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकता है। भले ही कांग्रेस के विधायक पार्टी को ये सुझाव दे रहे हों कि समय से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिताऊ प्रत्याशियों को ढूंढना है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस चुनौती से पार पा लेती है तो ही कांग्रेस का सपना 2024 में सत्ता में आने का पूरा हो पाएगा। शैलिन नेगी, न्यूज 18, हल्द्वानी। उत्तरकाशी के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने राजभवन में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने गवर्नर को सांस्कृतिक और खेल मेले में बतौर मुख्य अतिथि आने का न्योता भी दिया है। उत्तरकाशी के मोरी में 15 नवंबर से 3 दिन के मेले का आयोजन होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जौनसार, बावर और गढ़वाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
पिथौरागढ़ के लखनपुर के पास हुई रोड दुर्घटना में 32 घंटे बाद सभी शवों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की माउंटेन टीम भी लगी थी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 लोग कर्नाटक के हैं, जो कि आदि कैलाश के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों को धारचूला लाया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रही हैं, जब ये रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है। लखनपुर हादसे में 32 घंटे बाद रेस्क्यू हुआ। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। हरिद्वार में पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया है। आरोपी का नाम दिलीप बघेल है। त्योहारों के सीजन और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारचूला झूलाघाट में सामान की चेकिंग हो रही है। रुड़की के पिरान कलेर में 1 हफ्ते पहले एक आर्मी का जवान गंगा नहर में डूब गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल पालिका पर जांच शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने टेंडर में गड़बड़ियों पर जांच के आदेश दिए हैं। जोशीमठ में भूधसाव के बाद हालात समान हो रहे हैं। लोग आपदा के जख्मों को भुलाकर पर्यटन और तीर्थाटन की ओर ध्यान दे रहे हैं। बागेश्वर शहर में कई जगह नालियों में कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तरी खंड गंगा नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरे से दीपावली तक मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद करता है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी इन दिनों मैक्सिको के दौरे पर कानपुर शहर में गणेश जोशी ने वहां की सबसे बड़ी मंडी का निरीक्षण किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम में आरएसएस बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोरिया ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। और यहां रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबर।